ओके। हॅलो. हाँ, येतोय माझा आवाज? हो, आता येतोय. ठीक है। Okay, so as I said, here you can see I have shown the pictures of food items like idli, dosa, then cheese, yogurt, dhokla. So why are these pictures are here? So we study the microbes in human welfare. That means जो भी फूड हम लोग खाते हैं वो जो फूड है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग कैसे बना सकते हैं, या फिर डेली जो हम लोग खाते हैं जैसे इडली हो गया, ढोकला, योगर्ट, तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये बनता है। हमें सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें दिखते नहीं है खाते वक्त, बट ये जो प्रोडक्ट्स है वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने हुए प्रोडक्ट्स है फर्मेंटेशन प्रोसेस से। So before starting, we should understand how microbes can be used in food preparation. So basically, this is a biotechnology technique where there are two methods like traditional and modern techniques. In from traditional biotechnology method, that means जिसमें हम लोग जैसे मैंने इडली ढोकला का एक एग्जाम्पल बताया, जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है, जो हम लोग ट्रेडिशनली से मतलब बहुत पहले से खाते आ रहे हैं, बट हम लोग को ये पता नहीं था कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रोल प्ले करता है इसमें। ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की जो टेक्निक है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ इज द फर्मेंटेशन प्रिंसिपल बाय यूजिंग फर्मेंटेशन बैक्टीरिया। मतलब क्या कि हम लोग फर्मेंटेड बैक्टीरिया यूज करके फर्मेंटेड बैक्टीरिया यूज करके फूड फूड प्रोड्यूस करते हैं रादर। सो जैसे मैंने बोला कि ये हम लोग मैंने लास्ट लेक्चर भी सिद्धि आपको बताया था, जैसे डोसा, इडली और ढोकला। तो दीज आर दी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। मतलब क्या कि ये जो प्रोडक्ट्स है जब हम लोग बनाते हैं, जैसे अभी डोसा का बैटर हो गया, वो बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं, जो भी मटेरियल हम लोग लेने वाले हैं उसको एक रात रात में ओवरनाइट हम लोग रखते हैं और फिर मॉर्निंग को उसको यूज करते हैं। तो आपने कभी उसको ऑब्जर्व किया रहेगा, अगर वो जो बैटर है वो इनिशियली बैटर जब हम लोग बनाते हैं तब इतना फूला हुआ पफी नहीं होता, बट जब हम लोग मॉर्निंग को देखते हैं तो वो थोड़ा ऊपर आ जाता है, उसका थिकनेस थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ओवरनाइट वो बैटर पे एक्ट करते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट उसमें CO2 ट्रैप होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें ट्रैप हो जाता है, इसीलिए वो जो बैटर है थोड़ा पफी हो जाता है मॉर्निंग तक। सो यू कैन सी हियर देर आर फर्मेंटेड प्रिपरेशन ऑफ राइस एंड ब्लैक ग्राम। जो भी राइस और ब्लैक ग्राम हम लोग लेते हैं विथ एयरबॉर्न ल्यूकोनोस्टेक एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जो दो स्पीशीज है बैक्टीरिया के, ये ओवरनाइट वो बैटर पे ऐड करते हैं, जिसकी वजह से CO2 ट्रैप हो जाता है वो बैटर में, और वो जो डव है वो पफी हो जाता है। ठीक है। तो समझा हम लोग जो इडली ढोकला खाते हैं उसमें बैक्टीरिया कैसे एक्ट करती है। हाँ, तो ये हो गया, ये तो हमें समझा कि इडली डोसा के बैटर पे कैसे हम लोग ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा। तो हम लोग सिर्फ फूड प्रिपरेशन में अगर देख रहे हैं कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे फूड के प्रोडक्ट्स है या फिर फूड प्रिपरेशन है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रोल प्ले करते हैं। जैसे सेकेंड हो गया ये SCP, जो हम लोग ने सेकेंड पार्ट में भी देखा था, सिंगल सेल प्रोटीन। सो बेसिकली सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है कि जिसमें फूड जो भी फूड हम लोग खाते हैं, वो फूड जो भी है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्ट करता है, जैसे कि वेस्ट मटेरियल है उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं और उससे सिंगल सेल प्रोटीन बनता है। मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करेगा, उसमें रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन से हमें एट दी एंड प्रोटीन मिलेगा along with other byproducts like minerals and vitamins. So the some of the microbes or their fruiting bodies are directly used as a source of food. जैसे अभी इसमें बोला है कि फ्रूटिंग बॉडीज हम लोग फूड के लिए यूज करेंगे। फ्रूटिंग बॉडी जैसे मशरूम हो गया, ये क्या फ्रूटिंग बॉडीज है जो हम लोग डायरेक्टली फूड के लिए यूज करते हैं। So the term SCP, single cell protein, denotes dead and dried cells of microbes. लाइक मतलब ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है उसमें मैंने बताया कि वेस्ट मटेरियल पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड हो सकते हैं और उसको हम लोग डेड करके ड्राइड करके भी हम लोग जो भी प्रोटीन मिलता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डेड और ड्राइड करके भी खा सकते हैं। जैसे उसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, अल्गी, मोल्ड्स एंड ईस्ट। So some mushrooms and truffles are directly used as a food, जैसे मैंने अभी बताया
ये जो फ्रूटिंग बॉडीज जिसको हम लोग एज अ डायरेक्टली खाते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे मशरूम हो गया, so they produce large and fleshy fruiting bodies which are edible. फ्रूटिंग बॉडीज है शुगर फ्री, मतलब उसमें शुगर का कंटेंट बहुत कम रहता है, उसमें फैट भी बहुत कम रहता है, और प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा था सिंगल सेल प्रोटीन में। जो भी सिंगल सेल प्रोटीन हमें मिलता है उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ज्यादा क्वांटिटी में रहते हैं। द फूड इन द प्रोटीन बॉडी इज लो कैलोरी, जैसे कि मतलब ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। क्यों? इसमें शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, जैसे डायबिटीज वाले लोग भी ज्यादा इसको खा सकते हैं। फैट कम है, और जो हम लोग को चाहिए जैसे प्रोटीन, विटामिन, अमीनो एसिड्स एंड ऑल दिस आर इन मेजर क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी में सिंगल सेल प्रोटीन में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। तो द थर्ड, जैसे हम लोगों ने दो टाइप देखे, जैसे इडली डोसा हो गया जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है, फिर हम लोगों ने सिंगल सेल प्रोटीन देखा। तो द थर्ड जो मेजरली हम लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग खाते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये जो प्रोसेस है डेयरी प्रोडक्ट, जैसे कि योगर्ट हो गया, तो ये योगर्ट बनता कैसे है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं जिसकी वजह से योगर्ट, हमें मिल्क से योगर्ट मिलता है। तो उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उसको लैब भी बोलते हैं। तो ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, जो मिल्क में डाला जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग मिल्क में ये लैब डालेंगे, लैक्टोबैसिलस डालेंगे, तो वो क्या करेगा, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, मिल्क में लैक्टोज शुगर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में रहता है, तो ये लैक्टोज शुगर को ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो लैक्टिक एसिड जैसे ही मिल्क में बनता है तो क्या हो जाता है, वो मिल्क का कोआगुलेशन हो जाता है और उसका पार्शियल डाइजेशन हो जाता है वो मिल्क का। और उसमें क्या होता है, उसमें मिल्क प्रोटीन केसिन, जो लैक्टिक एसिड केसिन पे एक्ट कर देता है, उसकी वजह से कोआगुलेशन बनता है मिल्क का। तो ये जो मिल्क है वो कर्ड या फिर योगर्ट, जैसे मैंने अभी बोला, या फिर चीज में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे जैसे हम लोग ये प्रोडक्ट्स है, कर्ड हो गया, योगर्ट हो गया, चीज हो गया, जो हम लोग खाते हैं वो ऐसे बनाते हैं मिल्क से। तो the starter inoculum used in the preparation of milk products actually contain millions of lactic acid, मतलब जो हम लोग इनिशियली जो मिल्क लेते हैं उसमें हम लोग लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में डालते हैं जब हम लोग योगर्ट या फिर कर्ड बनाते हैं। अभी जो प्रोसेस मैंने अभी बताया, जैसे इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली हम लोग लेंगे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उसको हम लोग डालेंगे मिल्क में। ठीक है। तो ये मिल्क में जो ऑलरेडी लैक्टोज शुगर प्रेजेंट रहता है, जो कि मिल्क में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ड्यू टू दिस बैक्टीरिया, ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मैंने डाला, उसकी वजह से ये जो लैक्टोज है, ये लैक्टोज शुगर कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है। एक बार मिल्क में लैक्टिक एसिड जनरेट हो जाता है, तो ये लैक्टिक एसिड की वजह से क्या हो जाता है, मिल्क का कोआगुलेशन हो जाता है। कोआगुलेशन होना मतलब ये जो दिख रहा है ना, थिक हो जाता है वो मिल्क। और ड्यू टू दिस कोआगुलेशन, ये मिल्क जो इनिशियली हम लोग ने ये मिल्क लिया था, ये मिल्क का कन्वर्जन किसमें हो जाता है, कर्ड में हो जाता है। दिख रहा है, इधर एट द एंड हम लोग को कर्ड मिलता है। तो ऐसे ये प्रोसेस है, हम लोग को जो भी हम लोग चीज या फिर कर्ड, योगर्ट खाते हैं वो ऐसे मिलता है, ऐसे मिलता है। जैसे अभी कर्ड या योगर्ट जो भी बनता है, उसका जो ऊपर का लेयर रहता है, ऑयली रहता है, उससे चीज बनाते हैं, उसको वे बोलते हैं। तो वो जो वे लेके हम लोग चीज बना सकते हैं। ठीक है। तो इतना पार्ट समझा, इधर तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ भी नहीं समझा है? समझा। So the next part is the roles of microorganisms in industrial production. As we saw how we can use microorganisms in our daily life or for production of the food. Now we'll see how this microorganism can be used for the industrial products. सो द प्रोडक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, अगर मुझे इंडस्ट्रियल स्केल पे, इंडस्ट्री पे मैं तो थोड़ा सा लेके 10-12 लेके तो नहीं बना सकती, इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाना है तो ज्यादा क्वांटिटी लगेगा। तो ज्यादा क्वांटिटी के लिए मुझे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ज्यादा स्केल पे, ज्यादा क्वांटिटी में लगेंगे। ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल। तो लार्ज वेसल पे हम लोग को ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, तो उसको फर्मेंटर्स बोलते हैं। फर्मेंटर्स क्या रहते हैं, जिसमें ज्यादा क्वांटिटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग लेते हैं। ठीक है। So the main function of fermentation is to provide controlled environment for growth of microorganism or defined mixture of microorganism. मतलब फर्मेंटर क्या है, इंडस्ट्रियल स्केल पे मुझे कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेना पड़ेगा। ठीक है। तो फर्मेंटर्स हम लोग लेते हैं, ऐसे बड़े वेसल्स रहते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टोर किया जाता है, और मेक श्योर कि उसका ग्रोथ प्रॉपरली होना चाहिए और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब ना होना चाहिए या फिर उसका डेड नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपरली उनका एनवायरमेंट मेंटेन किया जाता है। ठीक है। उसको बोलते हैं फर्मेंटर्स।
हाँ, तो अभी जैसे मैंने बोला कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हम लोग लेंगे, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हम लोग देखने वाले हैं, अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस हो गए, एंजाइम्स हो गए, विटामिन हो गए, जो हम लोग मार्केट में विटामिन की मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक्स हो गए, जो भी एंटीबायोटिक हम लोग खाते हैं, तो ये सब हो गए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कैसे करूंगी, तो ये हम लोग आगे देखेंगे। तो द फर्स्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, जो भी अल्कोहलिक बेवरेजेस है उस वो कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं। तो माइक्रो ये जो अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए सबसे कॉमनली यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो है ईस्ट, दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विशियम। और उससे कौन से बेवरेजेस बना सकते हैं, जैसे हो गया वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बना सकते हैं। सो फॉर दिस पर्पस कौन से ईस्ट यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला सैक्रोमाइसिस सर्विशियम, एलिप्सोइडस, ये कॉमनली यूज किए हुए जाने वाले ईस्ट है। इसका साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस सर्विशियम है, उसको ब्रेवरस ईस्ट भी बोलते हैं कॉमनली, ठीक है। और इसमें ये कैसे बनाते हैं, बाय फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स, जो भी सीरियल्स और फ्रूट जूसेस है उसको फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं टू प्रोड्यूस इथेनॉल। जैसे अभी हम लोगों ने देखा रहेगा कि जो भी अंगूर है, तो अंगूर का जो अंगूर से वाइन बनाते हैं, इतना पता होगा। तो ये कैसे बनाते हैं, तो उसको फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं और उसका इथेनॉल में बाद में कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी सब ये याद रखना, कॉमनली क्या यूज किया जाता है, माल्टेड सीरल्स यूज किए जाते हैं कॉमनली टू प्रिपेयर दी इथेनॉल, ठीक है, टू प्रिपेयर दी अल्कोहलिक बेवरेजेस। अमंग दिस बेवरेजेस ये एक ज्यादा याद रखना कि वाइन और बियर रहता है आप प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, वो डिस्टिलेशन उसमें नहीं करते हैं। वेयर एज विस्की, ब्रांडी और रम है वो डिस्टिल बेवरेजेस है। याद रखना वाइन और बियर कभी भी डिस्टिल नहीं करते, दे आर विदाउट डिस्टिल प्रोडक्ट, वाइल विस्की, ब्रांडी और रम आर डिस्टिल बेवरेजेस, ठीक है। तो ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर इज यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। एक टेक्निक है ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर, मतलब एक मशीन है जिसमें क्या करते हैं हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल उसमें बना सकते हैं। एक ऐसा टावर रहता है जिसमें ये जो अभी मैंने बताया था माल्टेड सिरल्स और फ्रूट जूसेस उसमें स्टोर किए जाते हैं फॉर फर्मेंटेशन, ठीक है। और एक ये तो हम लोग को समझा वाइन और बियर, विस्की, ब्रांडी कैसे बनाते हैं। तो देयर इज अनदर अल्कोहलिक बेवरेज दैट इज जो कॉमनली यूज किया जाता है कोस्टल रीजन इन साउथ इंडिया एंड इज मेड अप ऑफ फर्मेंटिंग द शुगर सैप एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पाम ट्रीज का जो भी शुगर सैप रहता है, जो भी सैप रहता है ट्रीज का, उसमें से शुगर सैप एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और कोकोनट पाम में भी रहते हैं, कोकोनट ट्रीज जो रहते हैं उसमें से ये टोड़ी बनाते हैं। टोरी ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है साउथ इंडिया में। ये एक अल्कोहलिक ब्रेवरेज ही है जो साउथ इंडिया में ज्यादा यूज होता है। और जैसे गोवा का फेमस पता रहेगा फेनी रहता है, तो ये भी कैसे बनाते हैं, फ्लेशी पेडिसेल्स ऑफ कैशू फ्रूट्स। गोवा में सबसे ज्यादा कैशू नट्स आते हैं, कैशू फ्रूट्स आते हैं, तो उसमें से ये फेनी बनाते हैं, ठीक है, जो कि फर्मेंटेड प्रोडक्ट ही है। तो हम लोग के ये अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस से क्या समझा कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम ये सबसे ज्यादा किससे बनाते हैं, ईस्ट से बनाते हैं, दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विशियम। और जो वाइन और बियर है वो विदाउट डिस्टिल प्रोडक्ट है, जिसमें डिस्टिलेशन नहीं करते। और विस्की, ब्रांडी, रम जिसमें डिस्टिल करते हैं, ठीक है। टोड़ी याद रखना साउथ इंडिया में बनता है सबसे ज्यादा, और जो किससे बनाते हैं, शुगर सैप ऑफ कोकोनट और पाम ट्रीज के, ठीक है। गोवा में फेनी फेमस है जो कैशू फ्रूट से बनाते हैं, वो भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट ही है, ओके। तो हम लोग का भी ये समझा कि अल्कोहल, जैसे मैंने हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, उसमें फर्स्ट हम लोगों ने देखा था अल्कोहलिक बेवरेजेस। द सेकेंड है ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे हम लोग पिकल्स खाते हैं तो उसमें देखो सिट्रिक एसिड रहता है पिकल्स में, एसिडिक विनेगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में रहता है। तो ये एसिड बनाते किस कैसे हैं, तो द माइक्रोब
हाँ, सो वी वर हियर, राइट? ऑर्गेनिक एसिड्स. हाँ, so the production of organic acids we require microorganism as we saw. So the basic organic acid जो commonly microorganism से बनाए जाते हैं, वो first है citric acid जो aspergillus niger microorganism से बनता है. नेक्स्ट है ग्लूकोनिक एसिड जो भी सेम, ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म के नाम है वो याद रखना, ये एवरी टाइम एमसीक्यूज पे पूछे ही जाते हैं कि जैसे कि ग्लूकोनिक एसिड कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म से बनता है ऐसे. ये याद रखना कि ग्लूकोनिक एसिड और जो फ्यूमरिक एसिड है, ये दोनों भी एसिड एस्पेजिलस नाइगर से ही बनते हैं. ग्लूकोनिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड. द थर्ड इज द फ्यूमेरिक एसिड जो राइजोफस अराइजस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है. और लास्ट है एसिटिक एसिड जो एसिटोबैक्टर एसिटाई से बनता है. याद रखने के लिए आप ऐसे भी रख सकते हो, जैसे एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर से बनता है, और फीमेल जैसे एसिटिक एसिड में इधर लास्ट में एसिटाई स्पीशीज है, तो ये एसिटिक एसिड से बनता है, ऐसे याद रख सकते हो. ठीक है. सो द ऑर्गेनिज्म और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम और कौन से एसिड से बनते हैं वो याद रखना. ठीक है. देन द नेक्स्ट इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन जो है वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से कंपाउंड है, और जो हमारे लाइफ में डेली एक्टिविटीज करने के लिए हम लोग को जो जैसे कि अभी विजुअल का हो गया, विजन के लिए, जो हमारे बॉडी में नॉर्मल एक्टिविटीज होने के लिए भी ये विटामिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग जैसे कि अभी कौन से विटामिन है जो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके बना सकते हैं, तो थाइमिन हो गया, राइबोफ्लेविन, पेरिडॉक्सिन, पॉलिक एसिड, ये सब विटामिन के नाम है. पेंटोथेनिक एसिड जैसे V5 हो गया, B5 हो गया, जो विटामिन B5 है जो पेंटोथेनिक एसिड है. बायोटीन, विटामिन B12, एस्कॉर्बिक एसिड. तो ऐसे बहुत सारे विटामिन है जो हम लोग, ये जो विटामिन के एग्जाम्पल्स बताए हैं जो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना सकते हैं. जैसे विटामिन B2 है, वो ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मोस्टली बनाया जाता है, जैसे न्यूरोस्पोरा गॉसिपाई और एरिमोथिशियम HB. ठीक है. जैसे विटामिन B12 सूडोमोनास जेंटिफिकन से बनाते हैं, और विटामिन C एस्पेजिलस नाइगर. अभी तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया रहेगा कि एस्पेजिलस नाइगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमनली यूज होता है, जैसे सिट्रिक अभी एसिड्स में भी हम लोगों ने देखा था, तो इधर भी विटामिन C एस्पेजिलस नाइगर से बनाते हैं. तो ये जो नाम इजीली याद रख सकते हो तो वो याद रखना, और एग्जाम्पल 2 याद रखना कि विटामिन B12 किससे बनता है, विटामिन C के कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है. ठीक है. सो सिमिलरली अभी ये जो विटामिन है उसके मतलब क्या विटामिन जो भी बनाते हैं, तो उसके जैसे मैंने बताया कि हमारे जो भी डेली एक्टिविटीज करने के लिए विटामिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो एसिड्स का समझा हमें, विटामिन का भी समझा कि ये विटामिन है जो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना सकते हैं. ठीक है. सो द नेक्स्ट एंटीबायोटिक, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में अल्कोहलिक बेवरेजेस हम लोगों ने देखा, फिर विटामिन देखे, ऑर्गेनिक एसिड्स देखे. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में एंटीबायोटिक्स भी आते हैं, जो भी मेडिसिन हम लोग खाते हैं, अगर बीमार हो जाए, फीवर आ जाए, तो एंटीबायोटिक्स खाते हैं, तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाते हैं. तो मोस्ट एंटीबायोटिक्स है सेकेंडरी मेटाबोलाइट. सेकेंडरी मेटाबोलाइट मतलब क्या कि हम लोग कोई भी मतलब अगर कोई भी फूड खाते हैं तो फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट जो भी खाने के बाद वो मेटाबोलाइज हो जाता है. सेकेंड एंटीबायोटिक से सेकेंडरी मेटाबोलाइट मतलब कि जो हम लोग बाहर से खाते हैं, अगर बॉडी को कुछ जैसे फीवर आ जाए या कुछ भी हो जाए तो हम लोग बाहर से लेते हैं वो. So they have therapeutic importance are used in medical treatment. These are produced in small amount by certain microorganisms. जैसे बैक्टीरिया, फंगी, अलगी को यूज करके हम लोग एंटीबायोटिक बना सकते हैं, जो क्या करते हैं, इनिबिट ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोबियल पैथोजेंस. देखो बेसिकली एंटीबायोटिक, एंटी इज अगेंस्ट, मतलब उसके अगेंस्ट हम लोग यूज करते हैं. बायोटिक्स इज बैक्टीरिया. मतलब क्या, हम लोग को अगर फीवर आता है कभी, तो ये फीवर क्यों आता है कि सराउंडिंग में अगर कोई बैक्टीरिया हो, हमारे बॉडी में एंटर करता हो बैक्टीरिया, तो हम लोग को हमारी बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर बढ़ाती है, फीवर आता है, तो हम लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं. एंटीबायोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बने, मतलब क्या, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं, दैट इज एंटीबायोटिक्स. और ये जो एंटीबायोटिक्स है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यूज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंटर किया है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको मारने के लिए हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. तो इसलिए ये मेडिसिन जैसे भी मेडिसिन में यूज किए जाते हैं. तो एंटीबायोटिक जैसे एंटीबैक्टीरियल हो गए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि फीवर आता है, अगर कोई बैक्टीरिया बॉडी में आए तो उसको मारने के लिए हम लोग एंटीबैक्टीरियल्स खाते हैं.
एंटी फंगल, हम लोग को फंगल इन्फेक्शन भी होता है बॉडी पे, तो ये मतलब फंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम लोग फंगस को मारने के लिए यूज कर रहे हैं, तो एंटी फंगल हो गया। So these antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly disease, जैसे प्लेग हो गया, whooping cough, डिप्टेरिया, लेप्रेसी। तो ये जो डेडली डिजीज है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई ये डिजीज की वजह से, तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके ये ये जो डिजीज है, टीबी भी इसमें आता है, टीबी भी एंटीबायोटिक मतलब ये एंटीबायोटिक जैसा एक्ट करता है, जो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस का जो बैक्टीरिया है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मारने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सब डेडली डिजीज को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हम लोग का भी समझा, हम लोगों ने अल्कोहलिक बेवरेजेस देखे थे, विटामिन का प्रोडक्शन देखा, ऑर्गेनिक एसिड का और एंटीबायोटिक्स का, जो यूज करके हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम लोग कैसे इन प्रोडक्ट्स बना सकते थे। वैसे भी एक है एंजाइम्स। तो बेसिकली एंजाइम्स क्या होता है? In living beings, enzymes play a key role in metabolic reactions, and therefore these are essential for survival of such beings. मतलब हमारे बॉडी में कोई भी रिएक्शन होती है, हम लोग जो भी फूड खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, तो वो कैसे होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन से ही होता है। तो एंजाइम्स क्या है? बेसिकली प्रोटीन्स है, और उसको बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं? ड्यू टू द एबिलिटी टू प्रमोट रिएक्शन मोर क्विकली एट बॉडी टेम्परेचर मोर इफिशिएंटली। मतलब हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शंस होती है, वो उसको क्या करता है? क्विकली, मतलब उसका स्पीड बढ़ाता है और फास्ट करता है वो रिएक्शन को। So many microorganisms synthesize and excrete large quantities of enzymes into surrounding medium. Using these features of this tiny organism, many micro enzymes can be produced commercially. So जैसे कि अभी मैंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो भी सिंथेसिस करते हैं और वो एक्सक्रीट करते हैं लार्ज क्वांटिटी में एंजाइम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस करके हम लोग उसको एक्सक्रीट करते हैं अमाउंट ऑफ एंजाइम्स। तो ये एंजाइम को यूज करके हम लोग कमर्शियल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में एंजाइम्स, हमारे बॉडी के एंजाइम्स है, जैसे अमाइलेज हो गया, सेल्यूलेज, लाइपेज। तो ये क्या करते हैं? लाइपेज हमारे अमाइलेज, ये सब हमारे सलाइवा में, स्टमक में ये एंजाइम्स रहते हैं, और ये एंजाइम्स फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट मेटाबोलाइज करने के लिए हेल्प करते हैं। तो जैसे कि अभी मैं तुम मेरे बॉडी में ऑलरेडी ये रिएक्शंस हो रहे हैं, तो मुझे बाहर से लेने की क्यों जरूरत है? तो अभी जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं हमारे बॉडी के का, तो हम लोग अगर बाहर से लेते हैं, जैसे याकुल्ट हो गया, याकुल्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो क्या है, हम लोग बाहर से लेते हैं, तो ये हमारे बॉडी का डाइजेशन का स्पीड बढ़ाता है। तो ये कैसे बढ़ाता है? तो ये एंजाइम्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो ये एंजाइम्स हम लोग किससे बना रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम लोग ये एंजाइम्स बना रहे हैं, और ये एंजाइम्स को हम लोग खाएंगे तब हमारा डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। ठीक है, तो ये एंजाइम्स अभी ये हो गया, एक तो मैंने ह्यूमन बॉडी का बताया। और किसमें, और कौन से इंडस्ट्रीज में ये एंजाइम्स बेनिफिशियल है? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या करते हैं? एबल टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स, फैब्रिक्स को क्वालिटी बढ़ाने, मतलब फैब्रिक्स जो है उसका क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी एंजाइम्स ज्यादा यूज होते हैं। पल्प और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। दे इन्वॉल्व इन बायोकेमिकल पल्पिंग एंड ब्लीचिंग, जो ब्लीच हम लोग डालते हैं ना कलर आने के लिए, तो उसमें भी ये एंजाइम ज्यादा यूज किए जाते हैं। फूड इंडस्ट्री मैंने अभी जैसे बताया, फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड्स, ड्रिंक्स, वाइन बियर जो हम लोगों ने अभी देखा था, उसमें भी हम लोग ये एंजाइम्स डाल के उसका प्रोसेस ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। फिर ऑलिव ऑयल कैरोटीनॉइड के प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं। अभी ये जो लाइपेज एंजाइम है वो यूज डिटर्जेंट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में क्यों यूज किया जाता है? तो दे आर सुपीरियर इन क्लीनिंग ऑफ दी प्रॉपर्टी, क्लीनिंग प्रॉपर्टीज। लाइपेज एंजाइम का क्लीनिंग प्रॉपर्टीज अच्छा है, इसलिए ये यूज किया जाता है डिटर्जेंट इंडस्ट्री में। और उसका क्लोथ का ब्राइटनेस बढ़ाता है, और ऑयल स्टेन रहेगा तो वो इजीली निकालता है। तो ये लाइपेज एंजाइम का एक बेनिफिट है। तो ये चार तुम लोग याद रखना। एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स बढ़ाता है, पल्प और पेपर इंडस्ट्री में बायोमैकेनिकल पल्पिंग एंड ब्लीचिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। फूड इंडस्ट्री में वाइन बियर बनाने के लिए और कैरोटीनॉइड्स ऑलिव ऑयल बनाने के लिए यूज करते हैं। एंड फोर्थ इज द लाइपेज एंजाइम, जो डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। क्यों? क्योंकि उसका उसका क्लीनिंग प्रॉपर्टी अच्छा है, ब्राइटनेस अच्छा है, और ऑयल स्टेन लगा रहेगा तो उसको इजीली रिमूव करता है। कौन? लाइपेज एंजाइम। ठीक है, और इसके भी तुम लोग के इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम है, तुम लोग के बुक में है, तो वो एक बार स्टडी कर लेना, एटलीस्ट चार नाम तो याद रख लेना। सो
जिबरेलिन प्रोडक्शन, जो कि अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस देखा था, विटामिन, ऑर्गेनिक एसिड्स देखा, एंटीबायोटिक्स देखा। उसके बाद दिस इज द लास्ट वन, जिबरेलिन प्रोडक्शन। तो बेसिकली जिबरेलिन क्या होता है? जिबरेलिन एक हार्मोन है जो कि प्लांट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और फंगी में भी रहता है। तो ये क्या करता है वो हार्मोन? उनका स्टेम का इलोंगेशन, मतलब प्लांट का ग्रोथ, हाइट बढ़ने के लिए जिबरेलिन हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये पहले, सबसे पहले किसने ये डिस्कवरी किया था? एक राइस प्लांट को ये इन्फेक्ट हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था, जिबरेलिन मतलब एक डिजीज हो गया था। उसमें उसमें वो डिजीज में क्या हुआ था कि जिबरेलिन हार्मोन ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा सिक्रेट हो रहा था, इसीलिए प्लांट का हाइट बहुत बढ़ने लग गया था। तो साइंटिस्ट याबुता सुमुकी ने राइस सीडलिंग्स इन्फेक्टेड विद फंगस जिबरेलिन फुजिकुराई, उसको ये फंगस से इन्फेक्ट किया था, जिबरेलिन फुजिकुराई फंगस का इन्फेक्शन हुआ था, इसीलिए राइस के प्लांट का बहुत हाइट हाइट बढ़ने लग गया था, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट के नाम याद रखना, याबुता सुमुकी, जिन्होंने और कौन सा प्लांट था? राइस प्लांट का। उसको जिबरेलिन फुजिकुराई फंगी के वजह से उसका हाइट बहुत बढ़ने लग गया था, ठीक है। तो इन तभी उनको समझा कि जिबरेलिन एक हार्मोन है जो सीक्रेट होता है प्लांट में, जो उसका हाइट बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। तो इसके एप्लीकेशंस क्या है? दे आर यूज्ड टू इंड्यूस पाइथिनोकार्पी इन एप्पल एंड पियर। पाइथिनोकार्पी मतलब उसको फ्रूट को ज्यादा जल्दी उसको ग्रो होने के लिए, उसका प्रॉपरली मैच्योर्ड होने के लिए। तो दे आर यूज इन ब्रेकिंग द डोर्मेंसी ऑफ द सीड्स। सीड्स जो भी डोमिनेंट फेज में है, मतलब उसका डोर्मेंसी मतलब वो फेज में वो जो सीड है वो ग्रो नहीं होगा। जब डोर्मेंट फेज खत्म हो जाता है तब सीड ग्रो होने लगता है। तो जिबरेलिन हार्मोन की वजह से सीड का डोर्मेंसी हम लोग जल्दी ब्रेक कर सकते हैं। एंड इट विल आल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, फ्लावर आने के लिए उसको हेल्प करेगा। दे आर आल्सो यूज्ड टू एनलार्ज द साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट्स। ग्रेप फ्रूट्स का साइज बढ़ाने के लिए भी जिबरेलिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन याद रखना, जिबरेलिन पाइथिनोकार्पिक फ्रूट्स के लिए भी यूज होता है, उसका सीड्स का डोर्मेंसी ब्रेक करता है, फ्लावरिंग के लिए हेल्प करता है। दे आर आल्सो एनलार्ज द साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट्स, ठीक है। So further we'll see in detail about the sewage treatment. So before looking in the sewage treatment, we should first understand what is sewage. So what is sewage? It is a municipal waste containing human excreta. जो भी human excreta है, जो हम लोग municipal waste देखते हैं, उसमें human excreta रहते हैं. Household waste, dissolved organic matter and even pathogenic microbes like bacteria, virus, protozoa, nematodes, microfungi. Okay, so you understand what is sewage? Sewage is basically municipal waste. जो dumping ground we have in our near place nearby. तो ये जो dumping ground है उसमें यही वो एक सीवेज का ही एक पार्ट है। तो उसमें भी जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा रहता है, हाउस होल्ड वेस्ट रहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर का वेस्ट रहता है, ठीक है। सो इट विल आल्सो इंक्लूड डिस्चार्ज वाटर फ्रॉम हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट में जो भी डिस्चार्ज वाटर है, जो भी खराब वाटर है, स्लटर हाउस वेस्ट, जो भी चिकन या फिर गोट का जो भी स्लटरिंग होता है, उधर का जो गंदा पानी रहेगा, गंदगी रहेगी, वो सब डाले जाता है। एनिमल डंग रहता है उसमें। डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेनिंग टॉक्सिक डिजॉल्व ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, tannery, pharmaceutical waste, etc. also including sewage. So you understand what is sewage? Sewage is basically a waste of all the materials from the include human excreta, household waste, animal waste, pharmaceutical waste, industrial waste, सब waste जो भी रहता है वो, जैसे डंपिंग ग्राउंड मैंने एग्जांपल दिया जिसमें ये सब वेस्ट मटेरियल रहते हैं, उसको सीवेज बोलते हैं। तो ये सीवेज, अभी जैसे मैंने बोला कि जो सीवेज है वो पानी में अगर डाले रहेंगे, पानी में रहता है ना मोस्टली सीवेज, जैसे हम लोग के इधर सराउंडिंग में नाला जैसा रहता है, तो वो सब जो पानी है उसमें गंदगी है, तो उसको वो जो वाटर है उसको हम लोग कैसे क्लीन करेंगे? तो वो उसकी तीन बेसिक ट्रीटमेंट्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट एंड स्क्रीनिंग इन ग्रिड चेम्बर। तो ये पहले हम लोग देखेंगे कि होता क्या है। तो जैसे अभी देखो, so you can see here, initially we do the primary treatment. In primary treatment जो भी सीवेज है उसको स्क्रीन से पास किया जाता है, उसका स्क्रीनिंग किया जाता है। स्क्रीन से पास करने के बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं मटेरियल, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग इजीली रिमूव करते हैं। तो कैसे करेंगे? वाटर को, जो वाटर है उसको स्क्रीन करेंगे, मेश से पास करेंगे, और उसको बाद में कम्युनिटर में डालेंगे, तो जो भी लार्ज पार्टिकल्स रहेंगे वो ब्रेक हो जाएंगे स्मॉलर पार्टिकल में। उसके बाद ग्रिड चेम्बर, इधर ग्रिड चेम्बर जो दिख रहा है, ये ग्रिड चेम्बर में ट्रांसफर करेंगे। ग्रिड चेम्बर क्या है? एक जिसमें बहुत सॉलिड पार्टिकल्स है, ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं, और जिसमें से
हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल है ये ऊपर अटक जाएगा और जो भी वाटर है ये नीचे से पास हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे से पास होकर किधर जाता है, प्राइमरी क्लैरिफायर में। प्राइमरी क्लैरिफायर से ये प्राइमरी इफ्लुएंट जाता है एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में एरोबिक बैक्टीरिया रहते हैं। ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा दे, मतलब क्या करते हैं, पानी का ऑक्सीजन डिमांड बढ़ाते हैं। और बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन डिमांड, ये इधर से जो भी वाटर रहेगा इसको आगे ट्रांसफर करेंगे सेकेंडरी क्लैरिफायर में। इधर क्या करते हैं, जो भी डिसइंफेक्टेंट हम लोग इसमें ऐड करेंगे एट द सेम टाइम, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो डेड हो जाएंगे। और उसके बाद फिर से हम लोग फिल्टर से पास करते हैं, इधर स्लज पंप है, फिल्टर से पास करेंगे और एट द एंड जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो डिस्चार्ज होगा। तो हम लोग को एट द एंड जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्लीन रहता है, क्लीन वाटर रहता है। ठीक है, ये समझा। ये अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, ये मैंने ओवरऑल बताया कि हम लोग ये सीवेज ट्रीटमेंट में क्या देखने वाले हैं। ठीक है, so basic sewage treatment as I started here, like screening. As we saw, we first screen. So sewage and wastewater contains plenty of suspended floating materials, coarse and solid particles along with dissolved substances. तो जो भी फ्लोटिंग मटेरियल्स है, कोर्स सॉलिड पार्टिकल्स है, उसको स्क्रीन से पास करेंगे। ठीक है, दिस इज डन इन स्क्रीनिंग चेम्बर, जो अभी हम लोगों ने देखा। द सीवेज इज पास थ्रू स्क्रीन्स और नेट इन चेम्बर। लार्जर सस्पेंडेड और फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स आर हेल्ड बैक इन स्क्रीनिंग चेम्बर। जो भी स्क्रीनिंग चेम्बर है उसमें लार्जर पार्टिकल्स उसमें अटक जाएंगे। ठीक है, दिस हैव टू बी रिमूव बिफोर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये जो है, जो भी लार्जर पार्टिकल्स वो हम लोग स्क्रीन करके, छन्नी बोलते हैं हम लोग इसको, तो वो स्क्रीन करके उसको निकाल देंगे। उसके बाद वो जो बचा हुआ मटेरियल है वो ग्रीड चेम्बर से पास करते हैं। After screening, the filter sewage is then passed into series of grid chambers. Grid chambers contain large stones, जो मैंने बताया था, बड़े बड़े stones होते हैं, और brick blast रहते हैं, blast. Coarse particles settle down by gravity. जो भी coarse particle है वो gravity से settle down हो जाएंगे. The passage of filtered sewage remove much of the coarse particulate matter. मतलब इसमें हम लोगों ने क्या किया, in primary preliminary treatment, the sewage water is pumped into the primary sedimentation tank. The sedimentation of suspended solid or organic matter occurs in this tank. That is sedimentation tank where the solid particles are sediment in this tank. So 50 to 70% of the solid settle down. There is a reduction of up to 30 to 40% of coliform organism. जो भी solid particles रहेंगे वो water में वो settle हो जाएंगे। तो organic matter which is settled down is called primary sludge. तो जो भी settled हो गया वो organic matter है, ठीक है, उसको sludge बोलते हैं, which can be removed by mechanically operated devices. समझा हम लोगों ने क्या किया, वो जो स्क्रीन से पास किया, फिर ग्रिड चेम्बर से पास किया। उसके बाद भी फिर भी अगर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल रहेगा जो हेवी है, हेवी पार्टिकल्स रहेंगे, तो हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक में रखेंगे, जिसमें से क्या होगा, जो भी सॉलिड पार्टिकल वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो जो नीचे सेटल डाउन हो गया उसको स्लज बोलते हैं, और जो हम लोग बाद में निकाल सकते हैं। ठीक है, so the second one is the secondary treatment, that is also called biological treatment. So what we do in this treatment process, the primary effluent is passed, जो अभी बच गया हम लोगों ने सेडिमेंटेशन टैंक से जो पास किया अभी, तो वो प्राइमरी इफ्लुएंट हो गया, जो भी स्लज बन गया था उसको निकाल दिया, और जो भी वाटर है अभी उसको किस में पास करेंगे, एरेशन टैंक में पास करेंगे। Here is a constantly agitated mechanically and air is pumped into it. इसको ये जो बनाया हुआ प्राइमरी इफ्लुएंट है इसको हम लोग अजाइटेशन करेंगे और मैकेनिकली अजाइटेट करेंगे उसको, और उसमें क्या करेंगे, एयर पंप करेंगे। तो एयर पंप करने की वजह से क्या होगा, उसमें एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होगा टू फॉर्म ऑफ फ्लॉक्स। फ्लॉक्स बनाते हैं वो। फ्लॉक्स क्या है, बेसिकली फ्लॉक्स एक बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हेल्ड टुगेदर बाय स्लाइम एंड फंगल हाइफे, मतलब जिसमें फंगी जैसा स्ट्रक्चर रहेगा और उसमें बैक्टीरिया भी रहेंगे, तो फंगी और बैक्टीरिया कंबाइन होकर अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको फ्लॉक्स बोलते हैं। ठीक है, टू फॉर्म अ मेश लाइक मैसेज। ऐसे एक दो ही फ्लॉक्स नहीं बनाएंगे, बहुत सारे फ्लॉक्स बनाएंगे। सो दिस ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो भी अभी इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है ना इसमें, तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर रहेगा उसको ये जो बैक्टीरिया खाने को लगते हैं, खा लेते हैं। जैसे जैसे उनका क्वांटिटी बढ़ते जाता है वैसे वैसे जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो पूरा खा लेते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर खत्म होने से क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है। ऑक्सीजन की डिमांड वो एरेशन टैंक में बढ़ जाती है। ठीक है, और जो भी इफ्लुएंट है, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है, उसको अभी ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट मटेरियल था तो वो खत्म हो गया है, तो अभी क्या वाटर क्लीन हो गया क्या, नहीं।
फिर भी अभी भी उसमें ऐसे पार्टिकल्स है, इनऑर्गेनिक मैटर है, जो कि ये बैक्टीरिया नहीं खत्म कर पाए। सो द लास्ट ट्रीटमेंट इज द टर्शियरी ट्रीटमेंट, जिसमें क्या होता है, वंस द बॉडी ऑफ वेस्ट वाटर, मतलब जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो खत्म हो गया है, इट इज पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक। तो बैक्टीरिया फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। बैक्टीरिया फ्लॉक्स तो उसमें है, मुझे बैक्टीरिया के फ्लॉक्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्लीन वाटर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, द सेडिमेंट इज नाउ अलाउ, नाउ कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज, मतलब जो भी बैक्टीरिया का फ्लॉक है वो नीचे सेटल हो जाएगा, तो बचा हुआ जो है उसको एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। so small part of this is passed back into the aeration tank। इसमें से थोड़ा और थोड़ा जो अभी जैसे बच गया सपोज, अभी ये इसमें है पूरा इतना, ठीक है, तो इसमें से मैं क्या करूंगी, हाफ पार्ट जो है नीचे वाला उसको फिर से मैं एरेशन टैंक में, जो जो पहला वाला था सेकेंडरी ट्रीटमेंट का, वो एरेशन टैंक में भेज दूंगी, और जो बचा हुआ रिमेनिंग है उसको वैसे ही रखूंगी। तो इसको बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर्स, ठीक है। तो मेजर पार्ट इज फॉर्म इनटू लार्जर टैंक, ये जो बचा हुआ है ये वाला, इसको मैं बड़े वाले टैंक में पास कर दूंगी, ठीक है। और ये जो बचा बड़ा वाला जो टैंक है उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर, जिसमें क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो हो रहे थे, ये ट्रीटमेंट में एनोरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो बचा हुआ बैक्टीरिया जो फंगी रहेगा उसको वो एनोरोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम कर लेगा। तो अभी ये वाटर क्लीन हो गया है। तो ड्यू टू दिस एनोरोबिक डाइजेशन गैसेस सच एज मीथेन, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। इफ्लुएंट फ्रॉम दिस प्लांट आफ्टर क्लोरिनेशन, उसको क्लोरिनेशन ट्रीटमेंट भी करते हैं, आर रिलीज टू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर स्ट्रीम्स में। ऐसे जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है ऐसे डायरेक्टली हम लोग रिवर में नहीं ट्रांसफर कर सकते, तो जो भी फिश एक्वेटिक एनिमल्स है वो मर सकते हैं, इसलिए उसको हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं, सो दैट जो भी अगर जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट रहेगा, ऑर्गेनिक मैटर सब रहेगा, तो वो हम लोग ये ट्रीटमेंट मिलती है। So what is basically biogas? Biogas is a mixture of methane, CO2, जिसमें मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन 50 to 60% है, CO2 30 to 40% है, H2S गैस 0 to 3% है, अदर गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फर, हाइड्रोजन इन ट्रेसेस, मतलब मोस्टली। पर ये याद रखना बायोगैस में मीथेन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में रहता है। तो बायोगैस इज अ हाईली इन्फ्लेमेबल एंड यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे ज्यादा इन्फ्लेमेबल है और सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए यूज करते हैं। सो हाउ कैन वी यूज बायोगैस? सो एनारोबिक डाइजेशन इन्वॉल्व्स, ये जो बायोगैस प्रोडक्शन है जिसमें तीन स्टेप्स है। सो द थ्री स्टेप्स आर हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस और मिथेनोजेनेसिस। तो ये बेसिकली क्या है, हाइड्रोलिसिस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रॉ मटेरियल लेते हैं, ये किससे बनाते हैं, काउडंग सबसे ज्यादा यूज होता है, और जो भी हम लोग फूड खाते हैं उसमें से वेस्ट जो बचता है, तो एक क्या करते हैं, एक बड़ा सा गड्ढा लेते हैं, और वो गड्ढे में हम लोग काउडंग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेंगे और वाटर लेंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे, उससे क्या होगा, एनारोबिक बैक्टीरिया जनरेट होंगे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो द नेक्स्ट प्रोसेस है, उसमें क्या करते हैं, एसिडोजेनेसिस। ये स्टेज में क्या करते हैं, फैकल्टेटिव एनारोबिक एसिडोजेनिक बैक्टीरिया, पहले सिर्फ एनारोबिक बैक्टीरिया लिए थे, अभी एसिडोजेनिक बैक्टीरिया जनरेट होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, जो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड में कर सकते हैं, एसिटिक एसिड, और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, काउडंग और वाटर को मिक्स किया था, स्लरी बनाया था, डाइजेस्टर में डाला था, उसकी वजह से एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो हो गए, वो जो क्या करते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद एसिडोजेनिक बैक्टीरिया जनरेट होते हैं, वो क्या करते हैं कि एनारोबिक बैक्टीरिया को एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। एंड लास्ट स्टेज है जिसमें एनारोबिक मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मैंने बोला था बायोगैस बेसिकली क्या है, उसमें सबसे ज्यादा मीथेन है, मीथेन गैस हम बायोगैस में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो ये जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बैक्टीरिया जैसे कौन से मिथेनोबैक्टीरियम हो गए, मिथेनोकोकस हो गए, वो क्या करते हैं, एसिटेट को ये कन्वर्ट करते हैं, एसिटेट हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में, या CO2 वाटर बाय प्रोडक्ट्स देते हैं। समझा, मिथेनोकोकल बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिटेट को मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखो इधर देखो, एसिटिक एसिड हो गया, उसका मीथेन बन जाता है। ये प्रोसेस तुम्हारे बुक में, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन
याद रख सकते हो तो याद रखना कि कैसे एसिटिक एसिड को वो मीथेन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेप याद रहेंगे, हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस और मिथेनोजेनेसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं, वाटर को हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ। हाँ, तो ये हाइड्रोलिसिस look for the biogas. So it is a cheap, safe and renewable source of energy. It can be easily generated, stored and transported. It is a cheap, easy, सस्ता है बहुत, safe है, renewable, हम लोग इसको reuse कर सकते हैं. It can be used for domestic lighting, cooking, street lighting as well as small scale industries. ठीक है. It burns with a blue flame. Red flame में नहीं होता, ये blue flame में होता है, इसलिए वो smoke generate नहीं करता. इट हेल्प्स टू इम्प्रूव सैनिटेशन ऑफ द सराउंडिंग. सराउंडिंग का जो भी सैनिटेशन है वो मतलब सराउंडिंग सैनिटरी रहता है, इसमें कुछ भी चांसेस नहीं है सराउंडिंग में कुछ ये होने के, जैसे सीएनजी गैस लीक होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. तो ये समझे 4 बेनिफिट क्या है. इट चीप है, सेफ है और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. डोमेस्टिक लाइटनिंग, कुकिंग के लिए, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट के जो भी लाइट्स है उसके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं. ब्लू फ्लेम रहता है इसलिए वो स्मोक जनरेट नहीं करता, विदाउट स्मोक रहता है. एंड इट हेल्प्स टू इम्प्रूव सैनिटेशन ऑफ द सराउंडिंग. इको फ्रेंडली है, डज नॉट कॉज पॉल्यूशन एंड इम्बैलेंस ऑफ द एनवायरमेंट. ठीक है, इधर तक समझे, इधर तक किसी को कुछ डाउट है? वैभव? नहीं. सो एज वी सी द बायोगैस, अभी ये तुम लोग को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए ये मैंने बनाया था. हाँ, तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि बायोगैस क्या है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग मेनली मीथेन which is produced microbial which is produced by microbial activity which may be used as a fuel जैसे भी यूज करते हैं. इसमें सबसे ज्यादा काउडंग रहता है. So काउडंग is the main source for the biogas as the bacteria in the dung has more potential than others. काउडंग में बैक्टीरिया ज्यादा क्वांटिटी में रहते हैं. जैसे मैंने बोला कि बायोगैस हम लोग डेली के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया हमें चाहिए, तो मीथेन प्रोड्यूस करना है, इसलिए मिथेनोबैक्टीरिया इज फाउंड इन द रूमेन ऑफ पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल. कैटल जो काउडंग है, काउ के रूमेन में अगर हम लोग देखते हैं तो मिथेनोबैक्टीरिया ज्यादा रहते हैं. दिस मिथेनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस मीथेन गैस विच इज हाईली फ्लेमेबल. ये हम लोग बायोगैस में जो बना रहे हैं वो मीथेन गैस ही है, जो हम लोग को मिथेनोबैक्टीरिया से मिलता है, जो कि काउडंग में काउ के रूमेन में सबसे ज्यादा रहता है, इसीलिए हम लोग काउडंग ज्यादा यूज करते हैं. समझा बायोगैस क्या है. बायोगैस क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसमें मीथेन ज्यादा है, उसके लिए हम लोग काउडंग ज्यादा लेते हैं क्योंकि काउ के रूमेन में मिथेनोबैक्टीरिया है जो कि मीथेन प्रोड्यूस करता है. तो बायोगैस प्लांट इज अ ब्रिक एंड फिलामेंट. ये कैसे दिखता है, अगर तुम लोग कभी देखे रहे होगे बायोगैस का जो प्लांट रहता है वो कैसा रहता है. तो दिस इज द प्लांट जिसमें देखो इनिशियली मिक्सिंग टैंक है, जैसे मैंने बोला कि हम लोग काउडंग और वाटर के इक्वल प्रपोर्शन में इनिशियली मिक्स करते हैं. तो ये कहाँ पे मिक्स करते हैं, तो ये मिक्सिंग टैंक में काउडंग और वाटर को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करते हैं. उसके बाद ये जो मिक्सिंग टैंक से जो भी स्लरी बनेगा वो इनलेट चेम्बर यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होगा. ठीक है, और ये जो स्लरी मैंने बोला था ये स्लरी यहाँ से ट्रांसफर होगा इधर डाइजेस्टर में. डाइजेस्टर में स्लरी स्टोर रहेगा, और जब निकालना रहेगा तो आउटलेट चेम्बर से ये भरेगा, तब आउटलेट चेम्बर से निकलेगा और ओवरफ्लो टैंक से हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं. और जो भी गैसेज जनरेट होता है, जो कि मीथेन गैस जनरेट होता है, वो यहाँ पे होता है. ठीक है, और ये गैस इधर से ये पाइप से हम लोग को डायरेक्टली हम लोग गैस के लिए यूज कर सकते हैं. तो ये बेसिकली ऐसे बायोगैस का प्लांट है. ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप So the first step is the various forms of biomass are mixed with equal quantity of water in mixing tank. जो मैंने बताया, वाटर को काउडंग को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे जिसका स्लरी बनेगा. ठीक है, सेकेंड क्या करते हैं, ये स्लरी, दिस स्लरी इज फीड इनटू डाइजेस्टर. डाइजेस्टर में हम लोग फीड करेंगे थ्रू द इनलेट चेम्बर. देखो ये जो स्लरी है जो मैंने बताया था, स्लरी यहाँ से ये डाइजेस्टर में आएगा. ये देखो स्लरी है, ये इनलेट चेम्बर है जो कि हम लोगों ने अभी देखा. ये इनलेट चेम्बर से ये डाइजेस्टर में पास होगा. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, when the digester is partially filled with slurry the introduction of slurry is stop. पार्शियली जब डाइजेस्टर फील्ड हो जाएगा तो स्लरी डालना हम लोग बंद कर देंगे.
एंड प्लांट लेफ्ट अनयूज फॉर 2 मंथ्स, 2 मंथ्स के लिए उसको यूज ही नहीं करेंगे, वैसे ही बंद करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का ग्रो होना चाहिए। देखो ये स्लरी आ गई, इधर हाफ फिल्ड रहेगा, हाफ फिल्ड हो जाने के बाद उसको हम लोग स्लरी डालना बंद कर देंगे और उसको ऐसे ही 2 मंथ्स के लिए रख देंगे। During this 2 months, anaerobic bacteria present in the slurry decompose or ferment the biomass in the presence of water. As a result of anaerobic fermentation, biogas is formed. जो अभी हम लोगों ने देखा जो प्रोसेस, anaerobic बैक्टीरिया जनरेट होगा, फिर वो anaerobic बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद बनेंगे एसिडोजेनिक बैक्टीरिया जो एसिड में कन्वर्ट करेंगे, और लास्ट में बनता है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो जो एसिडिक एसिड बन गए तो उसको मीथेन में कन्वर्ट करता है। एज मोर बायोगैस स्टार्ट कलेक्टिंग, ज्यादा से ज्यादा उसमें गैस ऊपर अक्यूमुलेट होने लगता है। बिकॉज ऑफ दैट, देखो इधर देखो, इधर ये जो दिख रहा है व्हाइट कलर में, ये जो दिख रहा है पूरा, ये पूरा गैस गैस से भर गया है। तो ये पूरा गैस से भरने की वजह से एज मोर बायोगैस स्टार्ट कलेक्टिंग, प्रेशर एक्सर्ट होने लगता है। इधर जैसे जैसे गैस बढ़ते जाता है, गैस बढ़ गया तो ये इनलेट जो था ना स्लरी, वो यहाँ से इधर जाने लगता है क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ रहा है। ठीक है, द स्पेंट स्लरी इज मैन्युअली रिमूव फ्रॉम, ये इधर से पास होगा तो प्रेशर आने की वजह से ये इधर से इधर पास होगा, और इधर से हम लोग द स्पेंट स्लरी इज मैन्युअली रिमूव, इधर से हम लोग रिमूव कर सकते हैं उसको। ओवरफ्लो टैंक यूज एज अ, और ये जो स्लरी है जो प्लांट्स को मैन्योर एज डालते हैं तो उसकी वजह से प्लांट का ग्रोथ भी अच्छा होता है। द गैस वॉल कनेक्टेड टू द सिस्टम ऑफ पाइपलाइन इज ओपन एंड सप्लाई ऑफ बायोगैस इज रिक्वायर्ड। इधर से देखो ये जो गैस है ये इधर से ओपन करेंगे और इधर से ये फिर गैस जाएगा जो हम लोग डेली यूज के लिए यूज कर सकते हैं। समझे बायोगैस क्लियर? कुछ इधर तक डाउट है? ये so the roles of microbes as a biocontrol agent. The term biocontrol refers to use of biological methods to control disease and pest. The natural methods of eliminating and controlling insects, pests, and other disease-causing agents is by using their natural biological enemy. This is called biocontrol or biological agent. मतलब क्या नेचुरल मेथड हम लोग यूज करके कैसे हम लोग इंसेक्ट और पेस्ट को डिजीज इंसेक्ट और पेस्ट को मार सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। The agents which are employed for this is called biocontrol agents. जो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे उसको बायोकंट्रोल एजेंट्स बोलते हैं। तो इस तुम्हारे बुक पे 2-3 एग्जांपल से मैंने एक एग्जांपल बताया कि जैसे बैसिलस thuringiensis, उसको बीटी कॉटन के प्लांट का दिख रहा है हम लोग, इज यूज टू गेट रीड ऑफ बटरफ्लाई कैटरपिलर्स where dried spores of Bacillus thuringiensis are mixed with water. Bacillus thuringiensis को water में mix करेंगे and sprayed onto vulnerable plants like brassicas and fruit trees. These spores are then eaten by the insect larva. In the gut of larva, the toxin cryprotein is released and the larva get killed eventually. Fertilizers are the nutrients which are necessary for growth of plants. So the fertilizers are nutrients which are necessary for growth of plants and thus for productivity of cultivated plant. प्लांट का ग्रोथ करने के लिए और उसका फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट जैसे एक्ट करते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स अगर प्लांट्स को देंगे तो उसका ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स है जो नेसेसरी है प्लांट्स को फॉर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। तो फर्टिलाइजर को हम लोग 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक दैट इज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स दैट इज बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर सिंथेटिक जो हम लोग केमिकल से बनाते हैं, where mineral salts NPK are mixed in definite proportion and then dusted in the field. इनऑर्गेनिक केमिकल्स को हम लोग बनाएंगे और फिर हम लोग जो भी जिधर भी प्लांट को ग्रो कर रहे हैं वो फील्ड में हम लोग डाल देंगे। सो नॉट जस्ट एक्सेसिव यूज ऑफ सच फर्टिलाइजर्स, ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से सॉइल का पोल्यूशन हो जाता है, एयर पोल्यूशन होता है, एट दी एंड ग्राउंड वाटर जो पानी नीचे है सॉइल के नीचे वो भी खराब हो जाता है और वो सॉइल एसिडिक बन जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्यों यूज करने चाहिए। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर बायोलॉजिकल इन ओरिजिन, जो नेचर से ही बने हुए हैं। इंक्लूड फार्म यार्ड मैन्योर्स, जो अभी हमने देखा था ना स्लरी मैंने बोला था, वो मैन्योर प्लांट में भी डालते हैं, बायोगैस में जो मैन्योर बनता है वो भी नेचुरली है, कंपोस्ट से बनाते हैं, ग्रीन मैन्योर है वो। और यूज ऑफ दिस फर्टिलाइजर इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, इसकी वजह से उस पर ज्यादा प्लांट्स का ग्रोथ ज्यादा होता है। तो क्या क्या बेनिफिट्स है बायो फर्टिलाइजर के? बायो फर्टिलाइजर कमर्शियल प्रिपरेशन, रेडी टू यूज है, डायरेक्टली लेने का, पानी में डालने का, स्प्रे कर देने का। लाइव बैक्टीरिया फंगल फॉर्मुलेशन, लाइव बैक्टीरिया रहते हैं उसमें। द एप्लीकेशन टू प्लांट्स, सॉइल और कंपोस्टिंग पिट्स
हेल्प टू एनरिच सॉइल फर्टिलिटी, जैसे मैंने बोला कि ये सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ा रहा है। यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स इज कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत सस्ते हैं, महंगे नहीं है और इको फ्रेंडली है, इससे नेचर को कुछ पॉल्यूशन नहीं होता है। दे प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सॉइल का फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं और सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ाते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के दो टाइप्स आते हैं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ फ्री लिविंग और नॉन सिम्बायोटिक। व्हाट इज बेसिकली सिम्बायोसिस? सिम्बायोसिस मतलब जो एक साथ मिलकर रहते हैं, मतलब जैसे प्लांट के ऊपर बैक्टीरिया रह रहे हैं, तो वो क्या सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है कि प्लांट उसको बोलता है, प्लांट जो भी बैक्टीरिया है so what are basic fungal fertilizers? Fungus is also called as mycorrhiza. It forms symbiotic association. Symbiosis जो मैंने अभी बताया, symbiotic relation में रहते हैं. With the help of underground parts like rhizome and roots of higher plants like occurring thick humid forest. इधर ये जगह पे ये ज्यादा मिलते हैं, जैसे अंडरग्राउंड पार्ट्स हो गए और हायर प्लांट्स के थिक ह्यूमिड हायर प्लांट्स के ऊपर रहते हैं। तो इसमें दो टाइप्स आते हैं, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। So what is basically ectomycorrhiza? They have a well-developed mycelium that forms mantle on the outside of the roots. जो मैंने अभी बना के दिखाया ना वैसे। This increases the absorptive surface area of the roots and accelerates the uptake of water, nutrients like nitrogen, phosphorus, calcium, and potassium. Due to this plant's vigor, growth and yield increases. Some hyphae of mycorrhizal fungus penetrate into the roots. So what does this basically mean? ये जो माइक्रोराइजा है वो रूट्स के ऊपर मेंटल, जो मैंने अभी सोलर स्ट्रक्चर बनाए थे ना, उसको मेंटल बोलते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट देते हैं और नाइट्रोजन, ये जो न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन फॉस्फोरस कैल्शियम पोटेशियम ये देते हैं। वाटर का अपटेक भी ड्यू टू दिस फर्टिलाइजर्स, वाटर अपटेक प्लांट का भी बढ़ जाता है। ठीक है, प्लांट का वाटर अपटेक बढ़ने के लिए प्लांट का ग्रोथ भी अच्छा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा दे ग्रो इन बिटवीन एंड विद इन द कॉर्टिकल सेल ऑफ द रूट्स। रूट्स के जो कॉर्टिकल सेल्स है उसके बीच में ही रहते हैं। फंगल हाइफे जो रहते हैं, फंगल हाइफे जो पेनिट्रेट करते हैं सेल में एंड फॉर्म फाइनली ब्रांच आर्बिकुलस इंटरसेल्युलरली एंड फॉर्म वेसिकल्स। मोस्टली मतलब इंटरसेल में ये वेसिकल्स के अंदर रहते हैं और उसका ग्रो होते हैं। ठीक है, हेंस दे आर कॉल्ड वेसिकुलर आर्बिकुलर माइकोराइजा, वैम, जिसको फेमसली वैम फंगी बोलते हैं। Nowadays, they are described as AM fungi. The association of WAM with crop plants help in convergence of less productive field into more productive field. मतलब